तो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर 8 दैट इज़ बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम जो आपके सामने लिखी हुई है, a + b टू द पावर n इज इक्वल टू nc0 a टू द पावर n। बहुत लंबा एक्सप्रेशन है, बट इस एक्सप्रेशन को मैं आपके लिए बहुत सिंपल सा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है बट ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। बहुत कैलकुलेशंस, बड़ी लंबी लंबी कैलकुलेशन बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, सो आपने चैप्टर 4 मैंने पढ़ाया था आपको, मैथमेटिकल इंडक्शन। सो इस थ्योरम का जो प्रूफ होगा वो प्रूफ हम देंगे मैथमेटिकल इंडक्शन से। ठीक है, सो मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या करते हैं हम, पहले n की वैल्यू 1 रख देते हैं। n की वैल्यू 1 रख के देखते हैं हम, इसमें nc0 nc1 ये सब कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। किसी को अगर फिर भी कोई डाउट है तो मेरे चैनल पे जाके परमुटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर है और मैथमेटिकल इंडक्शन का चैप्टर है, 2 चैप्टर यहाँ पे यूज़ होंगे। तो मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है कि फॉर n इज इक्वल टू 1, सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को चेक करेंगे n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो n इज इक्वल टू 1 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, a + b टू द पावर 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1c0 a टू द पावर n, तो ये हो जाएगा 1c0 a टू द पावर 1 प्लस 1c1 a टू द पावर 1 माइनस 1 और b टू द पावर 1। ठीक है, उससे आगे जाएगा ही नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस 2 पावर हो जाएगी a की। तो ये सिर्फ जो थ्योरम दे रहे हैं हम, थ्योरम दे रहे हैं सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। ये थ्योरम खाली पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए यूज़ होगी। n की वैल्यू यहाँ पे माइनस नहीं हो सकती है, केवल पॉजिटिव इंटीजर होगी, रियल नंबर भी नहीं, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, होल नंबर होगा। तो अभी इसकी वैल्यू देखो ज़रा, 1c0 तो 1 होता है, तो ये क्या बचेगा, a बचेगा, प्लस 1c1 भी 1 होता है, a टू द पावर 1 हो जाएगा और b टू द पावर 1 b हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि n इज इक्वल टू 1 के लिए थ्योरम बिल्कुल ट्रू है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको ट्रू मान लेंगे कि ये n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। किसके लिए ट्रू है, लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अगर ये n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू हो जाती है तो फिर क्या होगा, n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू हो जाएगी तो क्या होगा, a + b टू द पावर k, a + b टू द पावर k की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, अब हम किसके बराबर लिख देंगे, तो a + b टू द पावर k, n की जगह पे k रख दो तो ये हो जाएगा kc0 a टू द पावर k प्लस kc1 a टू द पावर k माइनस 1 और b टू द पावर 1 प्लस kc2 a टू द पावर k माइनस 2 और b स्क्वायर। अब यहाँ पे ये टर्म जाएगी kc k माइनस 1 a टू द पावर 1 b टू द पावर k माइनस 1 प्लस kck और b टू द पावर k। ये मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देखो इस थ्योरम को याद रखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। a + b टू द पावर n, पहला जो बनाना है आपको nc0, एक पैटर्न है इसका पूरा का पूरा। ठीक है, कोई इसमें ऐसा रटने लायक कुछ नहीं, पैटर्न है। nc0 सबसे ग्रेटेस्ट जो ये जो पावर है उस पावर को ऊपर लिखो और 0 नीचे लिखो, और पहला जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है उस नंबर की पावर n बनाओ बस। दूसरे टर्म में अब ये c0 है, c1 है, c2 है, तो इसी तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और लास्ट में जाके क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो इसका nc, और ये n ऊपर ही रहेगा, नीचे बस बढ़ता चला जाएगा, nc0 nc1 nc2 nc3, लास्ट में हो जाएगा ncn। अब फर्स्ट टर्म में क्या होगा, a टू द पावर मैक्सिमम हो जाएगी, b की पावर 0 हो जाएगी। ठीक है, दूसरे में क्या होगा, पावर a की पावर बढ़ती चली जाएगी, a की पावर घटती चली जाएगी और b की पावर बढ़ती चली जाएगी। a की पावर घटती चली जाएगी, यहाँ पे 1 घट गई, पहली में फुल पावर थी, दूसरे में 1 घट गई, b की 1 पावर आ गई, 2 घट गई, यहाँ पे b की 2 पावर बढ़ गई। ठीक है, तो ये पैटर्न में एक तरीका है, पैटर्न में ही ये दिया हुआ है।
अभी देखो मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने क्या किया है, n इज इक्वल टू 1 के लिए इसे ट्रू प्रूव कर दिया। अब हम इसको मान के चलते हैं कि ये ट्रू है n इज इक्वल टू k के लिए। अब हम इसको ट्रू प्रूव कर देंगे कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ये हमारा ट्रू है, ठीक है। सो नाउ वी विल प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। k प्लस 1 के लिए इसको ट्रू प्रूव करेंगे तो क्या होगा, देन a प्लस बी टू द पावर k, a प्लस बी टू द पावर k प्लस 1, n की जगह पे क्या रखेंगे हम, k प्लस 1 रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, n की जगह पे जब हम k प्लस 1 रखेंगे तो क्या होगा इस फॉर्मूले में, तो a प्लस बी टू द पावर k प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा k प्लस 1 C0 प्लस k प्लस 1 C1 a टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1, तो यहाँ पे k बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ओके। तो ये हमें प्रूव करना पड़ेगा भाई, ये चीज़ हमें प्रूव करनी पड़ेगी कि अगर वी विल प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, दैट इज़ ये चीज़ हमें प्रूव करना है कि a प्लस बी टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 C0 प्लस k प्लस 1 C1 a टू द पावर k और b टू द पावर 1 प्लस k प्लस 1 C2 a टू द पावर, यहाँ k प्लस 1 है, k प्लस 1 माइनस 2, n की जगह पे हमने k प्लस 1 रखा है, तो ये हो जाएगा k माइनस 1 बचेगा इस बार, ठीक है। a टू द पावर बचेगी k माइनस 1 और b टू द पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा, n की जगह पे k प्लस 1 रखेंगे और यहाँ पे हो जाएगा ck a टू द पावर 1 b टू द पावर k, ठीक है, प्लस n की जगह पे रखेंगे k प्लस 1 c k प्लस 1 और b टू द पावर k प्लस 1, ठीक है। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये हमें प्रूव करनी है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो हम क्या लेके चलेंगे, नाउ a प्लस बी टू द पावर k प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी इंटू a प्लस बी टू द पावर k। ये लिखा जा सकता है भाई, एक पावर a प्लस बी की ये हो गई और k पावर ये हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि a प्लस बी टू द पावर k को हम यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से a प्लस बी टू द पावर k की वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और a प्लस बी टू द पावर k की वैल्यू ये रख दो, तो ये आ जाएगी KC0 a टू द पावर k प्लस KC1 a टू द पावर k माइनस 1 b टू द पावर 1 प्लस KC2 a टू द पावर k माइनस 2 b स्क्वायर, ठीक है, और प्लस KCk माइनस 1 a b टू द पावर k माइनस 1 प्लस KCk b टू द पावर k, ठीक है, और उसके बाद उसका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम टर्म बाय टर्म पहले हम a का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म में, ठीक है, फिर प्लस करके फिर b का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम देखेंगे कि कुछ पैटर्न बन रहा है। तो अभी ये इक्वल टू आ जाएगा, सबसे पहले a की मल्टीप्लाई करो, तो ये पहली जो टर्म होगी वो बनेगी KC0 a टू द पावर k है और ये a है, तो ये हो जाएगा a टू द पावर k प्लस 1, ठीक है। पहली तो बन गई टर्म, है ना। ये क्या लिखा है हमने, a प्लस बी k प्लस 1 C0 a टू द पावर k प्लस 1 आएगा ना यहाँ पे, a टू द पावर k प्लस 1, और यहाँ पे लिखा जाएगा प्लस, ठीक है, a टू द पावर k प्लस 1 और ये हो जाएगा k प्लस 1 C1, ठीक है, ओके। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस a का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे पूरी टर्म में, तो ये हो जाएगा KC0 a टू द पावर k प्लस 1, a का मल्टीप्लाई a टू द पावर k में होगा तो k प्लस 1, पहले हम a की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उसको सेपरेट रखेंगे। a का मल्टीप्लाई अब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा KC1 a टू द पावर k बचेगा और b बचेगा, ठीक है, प्लस
अब इसका दूसरे उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा KC2 a टू द पावर k प्लस 1 k प्लस 1 नहीं, k माइनस 1 बचेगा, a टू द पावर k माइनस 1 और b स्क्वायर, ठीक है, प्लस। ओके, अब इसमें करेंगे तो इसमें a का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा KC k माइनस 1, a का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे a स्क्वायर हो जाएगा b टू द पावर k माइनस 1 प्लस KC k a और b टू द पावर k, ठीक है। ये कर दिया हमने सिर्फ a का मल्टीप्लाई। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम b का मल्टीप्लाई भी करेंगे। अभी इसमें b का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, प्लस KC0 a टू द पावर k इंटू b प्लस KC1 a टू द पावर k माइनस 1 और ये बनेगा b स्क्वायर प्लस KC2 a टू द पावर k माइनस 2 b क्यूब बन जाएगा, ठीक है, और प्लस ये बनेगा KC k माइनस 1 a b टू द पावर k प्लस KC k b टू द पावर k प्लस 1 बचेगा, ठीक है। ओके, अब जो सेम कोफिशिएंट्स हैं उनको ऐड कर लो। सेम कोफिशिएंट कौन से हैं, देखो जैसे a टू द पावर k प्लस 1 है, यहाँ पे a टू द पावर k प्लस 1 कहीं पे दिखाई दे रहा है, a टू द पावर k प्लस 1, ठीक है। तो जहाँ पे a टू द पावर k प्लस 1 दिखाई दे रहा हो उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो a टू द पावर k प्लस 1 अकेला ही है, दूसरा कोई नहीं है उसके जैसा, तो KC0 a टू द पावर k प्लस 1 तो हमने एज इट इज़ इसको छोड़ दिया, ठीक है, प्लस अब a टू द पावर k की टर्म देख रहे होंगे आप, a टू द पावर k और b, a टू द पावर k और b ये टर्म है एक, तो इन दोनों को ऐड कर लो तो ये कॉमन आ जाएगा, a टू द पावर kb कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा KC1 प्लस KC0 बचेगा और यहाँ बचेगा a टू द पावर k और b, ठीक है, प्लस सिमिलर फैशन में a टू द पावर k माइनस 1 b स्क्वायर a टू द पावर k माइनस 1 b स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा KC1 प्लस KC2 बचेगा, तो यहाँ बचेगा KC1 प्लस KC2 और ये बच जाएगा आपका a टू द पावर k माइनस 1 इंटू b स्क्वायर, ठीक है। तो सिमिलर पैटर्न में हम यहाँ पे लास्ट में ये टर्म फॉलो करते हैं, तो लास्ट वाली जो टर्म होगी हमारी क्या बनेगी, ये देखो a स्क्वायर b टू द पावर k माइनस 1, तो यहाँ पे जो टर्म आएगी वो रहेगी आपकी a स्क्वायर b टू द पावर k माइनस 1 और ये वाली जो टर्म है एक a b टू द पावर k, तो ये वाली जो टर्म हो जाएगी उसमें ये आ जाएगा KCk प्लस KC माइनस 1 इंटू a b टू द पावर k और लास्ट की जो टर्म बचेगी ये बचेगी KCk b टू द पावर k प्लस 1। समझ में आई बात? ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था उसको हम यूज़ करेंगे। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ा था हमने कि KCr प्लस KCr माइनस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ K प्लस 1 CR, ठीक है। तो ये यही ऐसा ही है KC1 और KC1 माइनस 1, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ K प्लस 1 CR, K प्लस 1 C1 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ KC0 a टू द पावर k प्लस 1, ठीक है, प्लस ओके, तो ये हो जाएगा आपका KC0 a टू द पावर k प्लस 1, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ k प्लस 1 C1 a टू द पावर k और b, ठीक है, प्लस इसको लिख सकता हूँ k प्लस 1
और ये हो जाएगा आपका C1, ये हो जाएगा C2 और a टू द पावर k माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो कुछ इसके जैसा ही बनता जा रहा है। क्या है, k प्लस 1 C1 a टू द पावर k b और k प्लस 1 C2 a टू द पावर k माइनस 1 बी स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट तक पहुँचते पहुँचते कैसा बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका k प्लस 1 सी के a और b टू द पावर k प्लस ये हो जाएगा k सी के देखो k सी के को मैं लिख सकता हूँ k प्लस 1 भी लिख सकता हूँ, k प्लस 1 सी के प्लस 1 b टू द पावर k प्लस 1, इससे कोई वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो ये जो के सी जीरो लिखा है, इस के सी जीरो को मैं k प्लस 1 सी जीरो भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो मैं इसको लिख देता हूँ k प्लस 1 सी जीरो ए टू द पावर k प्लस 1 प्लस k प्लस 1 सी वन ए टू द पावर k इंटू बी प्लस k प्लस 1 सी टू ए टू द पावर k माइनस 1 बी स्क्वायर प्लस सो ऑन k प्लस 1 सी के a इंटू बी टू द पावर k प्लस k प्लस 1 सी के प्लस 1 बी टू द पावर k प्लस 1। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। अभी ये देखो आपका यही वाला एक्सप्रेशन है क्या, a प्लस बी टू द पावर k प्लस 1 k प्लस 1 सी जीरो ए टू द पावर k प्लस 1 k प्लस 1 सी वन ए टू द पावर k b k प्लस 1 सी टू ए टू द पावर k माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर प्लस k प्लस 1 सी के यहाँ पे लिख दिया मैंने, k प्लस 1 सी के a इंटू बी टू द पावर k प्लस 1 सी के बी टू द पावर k प्लस 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने इस एक्सप्रेशन को n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी प्रूव कर दिया। तो अगर ये एक्सप्रेशन n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है, दैट मीन्स क्या है कि ये मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से हमने इसको प्रूव कर दिया है। ठीक है, ओके। देखो थोड़ा सा है लेंदी सा, लेकिन कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो बहुत इजीली ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। देखो ये एग्ज़ाम में तो आने वाला कहीं नहीं है, लेकिन इससे क्या है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप कभी इसको भूल भी जाते हो फॉर्मूले को, तो इस कंसेप्ट के थ्रू आपको ये याद रहेगा। ठीक है, तो हमें फॉर्मूले पे नहीं जाना है, बल्कि कंसेप्ट को पकड़ के चलना है, क्योंकि आप अगर हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट की वैल्यू होती है, फॉर्मूलों की वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, फॉर्मूले तो हमारा क्या है कि क्वेश्चंस को थोड़ा शॉर्ट ट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, बट अगर फॉर्मूले आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काम आएंगे, बट एकेडमिकली अगर आप पढ़ना चाहते हो या हायर स्टडीज़ करना चाहते हो तो वहाँ पे कंसेप्चुअल स्टडी ही आपके काम आएगी। ठीक है, थिंकिंग लेवल आपका अच्छा होगा, बिग होगा। तो नॉर्मली NC0 को 1 लिखा जा सकता है और NCN को भी 1 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अगर और थोड़ा सा मैं क्लियर करूं तो यहाँ पे NC0 नहीं रहेगा और NCN भी नहीं रहेगा, लेकिन ये क्या है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा था सिर्फ, कि जिससे कि आपको सीक्वेंशियली याद रहे। तो फॉर्मूला ये बनेगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ पढ़ेंगे। इस फॉर्मूले का यूज़ क्या है, मान लो जैसे आपको निकालना है कि 105 का 5 पावर निकालना है कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। एक तरीका तो क्या है, कन्वेंशनल मेथड है कि 105 को 5 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि इसको लिख दूं मैं 100 प्लस 5 टू द पावर 5। अब यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करो। बाइनोमियल थ्योरम क्या करेगी, देखो एक चीज़ और याद रखने की है कि जितनी पावर होती है उससे एक ज़्यादा टर्म होती है इसके अंदर। ठीक है, एक टर्म उसके अंदर ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पे n से शुरू हुआ n-1 तक, यहाँ पे n से शुरू हुआ था a टू द पावर n और 1 तक गया था, तो कितनी टर्म हो गई, ये n टर्म हो गई, और ये एक टर्म इसमें एक्स्ट्रा होती है। मतलब अगर यहाँ पे n पावर है तो टर्म होंगी उसमें 6। अब इसका लाइफ में यूज़ देख लो कि डे टू डे लाइफ में क्या यूज़ है बाइनोमियल थ्योरम का। तो 100 प्लस 5 टू द पावर 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करो। यहाँ पे a की जगह पे क्या है, a की जगह पे 100 है और b की जगह पे है 5, इस फॉर्मूले में रख दो तो ये हो जाएगा 100 टू द पावर
5 प्लस NC1, n कितना है 5 है, तो 5C1 100 टू द पावर 4 इंटू 5 प्लस ये हो जाएगा 5C2 100 टू द पावर 3 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 5C3 100 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 3, ठीक है, प्लस 5C2 100 एक पावर रह जाएगी और 5 की पावर 4 हो जाएगी और लास्ट टर्म में सिर्फ 5 की पावर 5 बचेगा, ठीक है। तो अभी 100 टू द पावर 5 कितना हो जाएगा, 10 जीरो लग जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, प्लस 5C1 की वैल्यू निकाल लोगे आप। तो कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है, उतना ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो बाय द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम हम इसको बहुत इजीली कर सकते हैं, ओके। और दूसरी बात है कि किसी भी फॉर्मूले का एक्सपेंशन हम बता सकते हैं। x प्लस वाई की पावर 5, इसका भी एक्सपेंशन हम बता देंगे। x प्लस वाई का होल स्क्वायर तो पढ़ ही लिया आपने, x प्लस वाई का होल क्यूब भी पढ़ लिया, लेकिन अगर 4 पावर आ जाए, 5 पावर आ जाए, 6 पावर आ जाए, 7 पावर आ जाए, 10 पावर आ जाती हैं, तो आप उसको एक्सपेंड कैसे करोगे। सो विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम यू कैन ईजिली वेरी वेल एक्सपेंड, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका और गहन अध्ययन कर लेते हैं कि इसको हम और शॉर्टकट फॉर्मूले में और क्या लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। समेशन की फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो समेशन की फॉर्म में हम a प्लस बी टू द पावर n को हम और शॉर्टकट में इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कहते हैं समेशन k फ्रॉम 0 टू n, और मैं यहाँ लिखता हूँ NCK a टू द पावर n माइनस k और b टू द पावर k। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसको ऐसे लिखने का तरीका मतलब क्या है, देखो ये कोई इसकी एक कॉमन टर्म है, ठीक है। इस टर्म में अगर k की वैल्यू आप 0 से लेके n तक रखते चले जाओ और उन सबको ऐड कर दो तो इसी एक्सप्रेशन के बराबर आएगी। रख के देखो, n की वैल्यू, k की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ सबसे पहले, तो क्या बनेगी टर्म, पहली टर्म NC0 a टू द पावर n और b टू द पावर 0, ठीक है, यानी कि 1। तो पहली टर्म ये बन गई, इसको भी मैं हटा दूं तो a टू द पावर n होगी, NC0 1 होता है, ठीक है। प्लस दूसरी टर्म क्या बनेगी, NC1, समेशन का मतलब है वैल्यू रख के k की वैल्यू 0 से लेके n तक रखनी है, उन सबको रख के जो टर्म बनेगी उन सबको ऐड कर देना है, समेशन उसका मतलब है। सो अब k की वैल्यू 1 रखोगे, सो ये हो जाएगा NC1 a टू द पावर n माइनस 1 b आ गया, दूसरी टर्म सेम टर्म है, प्लस तीसरी टर्म आएगी NC2 a टू द पावर n माइनस 2 b टू द b स्क्वायर, और लास्ट में जो टर्म बचेगी अगर n रख दो k की जगह पे, तो लास्ट की जो टर्म होगी यहाँ पे n माइनस n हो जाएगा, ये NCn हो जाएगा, तो NCn 1 होता है, a टू द पावर n माइनस n 0, a टू द पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, तो क्या बचेगा, b टू द पावर n बचेगा लास्ट में। तो हम इस बहुत बड़े से एक्सप्रेशन को हम शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। अभी हम इसका यूज़ पढ़ेंगे कि जो ये यूज़ तो हालांकि मैंने बता दिया आपको, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ क्या है। अब कुछ स्पेशल केसेस भी हैं, जैसे ये a प्लस बी टू द पावर n है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आ जाता है कि x माइनस वाई टू द पावर n, तो इसमें क्या क्या होगा, कैसे उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, a की जगह पे x है और b की जगह पे माइनस y है, ठीक है, b की जगह पे माइनस y है। तो कुछ नहीं करना, सिंपली a की जगह पे x रख दो, b की जगह पे माइनस 1 रख दो। तो क्या देखोगे आप, देखो पहली टर्म आएगी प्लस, दूसरी टर्म जब b की जगह माइनस y रखेंगे तो नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ पे b की जगह माइनस y रखेंगे तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा। तो आप क्या देखोगे कि पहला टर्म का साइन प्लस आएगा, दूसरी टर्म का साइन माइनस आएगा, तीसरी का प्लस आएगा, चौथी का माइनस, पांचवी का प्लस, छठी का माइनस। तो आप क्या देखते हो कि यहाँ पे अगर हम बीच में माइनस एक लगा देते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन कैसा हो जाता है, अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव आता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो सिर्फ ये चेंज होता है। अगर हम a की जगह पे 1 रख दें, यानी कि एक्सप्रेशन अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर n हो जाए,
तो क्या होगा, देखो एक ही जगह पे 1 रख दोगे तो यहाँ पे ये वाली जो टर्म है ए सब आपका 1 हो जाएगा, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल एज इट इज़ रहेगी। तो एक ही जगह अगर 1 रख दें तो ये टर्म कैसी हो जाएगी, वो NC1, एक ही जगह 1 रख दिया तो B हो गया, फिर हो जाएगी NC2 B², फिर हो जाएगी NC3 B³, तो लास्ट में हो जाएगी ये B⁴n। ठीक है, सिंपल है। ओके, अब देखो हम करते हैं एग्जाम्पल्स कुछ, इस पे बेस्ड बहुत सारा हो गया इसका PhD, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे इसी पे बेस्ड। ओके, याद रखना तो आसान है ना, कोई इसमें ज़्यादा साइंस, बड़ा साइंस नहीं है, बस इसको एक पैटर्न है, पैटर्न रूप में आप इसको याद रख सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, x² + 3/x⁴ को हमें एक्सपेंड करना है। कुछ नहीं है, सिंपली इसी तरह से यही फॉर्मूले में रखते चले जाओ, एक्सपेंड हो जाएगा। तो x² पहला जो टर्म है वो x² मतलब 4 प्लस दूसरा टर्म में NC1 और x² की पावर अब की बार हो जाएगी 1 -3 हो जाएगी और 3/x की पावर 1 आ जाएगी, प्लस NC2 x² की पावर 1 और कम हो जाएगी और 3/x की पावर 1 बढ़ जाएगी। अब आएगा NC3 x² की पावर अब की बार 1 ही रह जाएगी और 3/x की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, दोनों की पावर मिलके हमेशा 4 ही रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं रहेगी। और प्लस लास्ट में आ जाएगा, सॉरी n लिखता जा रहा हूँ मैं हमेशा, n नहीं है 4 रहेगा ना, 4C1 4C2 4C3 और अब की बार 4C4 आ जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा। और ये टर्म हो जाएगी आपकी x² की टर्म ही नहीं रहेगी, ओनली 3/x⁴ हो जाएगा। ठीक है, इसको एक्सपेंड कर लो तो ये हो जाएगा x⁴। 4C1 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, 4 आएगी, तो ये हो जाएगा 4x⁶ और 3/x प्लस 4C2 कितना हो जाएगा, 4C2 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल x⁴ और 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये हो गया x² और यहाँ पे 4C3 आ जाएगा, फिर 4x² 3 का क्यूब हो गया 27/x³ और इसको मैं इधर लिख देता हूँ 3/x⁴, तो लास्ट में बचेगा 3/x⁴। ठीक है, इसको सब सोल्व करने के बाद में आ जाएगा x⁸ 2 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 24, 4 3 12 12 2 24, 24 इंटू 3 हो जाएगा 72 और x की पावर 1 कम हो जाएगी, x की पावर 5 बचेगी, प्लस अरे यार ये क्या कर दिया, ये बचेगा सिर्फ, ये 4 तो अगली टर्म का है, उससे कैसे कटेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 3 12 x⁵ प्लस यहाँ 4 से ये एक इसका 4 ख़त्म हो जाएगा, 3 2 6 6 बचेगा, 6 9 54 बचेगा x²। इसको सोल्व कर लेना, सोल्व करने के बाद आ जाएगा 108/x प्लस 81/x⁴। ठीक है, अभी हमें एग्जाम्पल 2 इसका प्रैक्टिकल यूज़ 98 अभी जो मैं आपको बता रहा था 98 इसका हमें आंसर फाइंड करना है 98 तो मैं इसको लिख सकता हूँ 100 - 2 ठीक है, इसी तरीके से इसी फॉर्मूले से कर लेना है। ओके, इसमें बस माइनस वाला अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स आ जाएंगी, तो एग्जाम्पल 2 भी हो जाएगा आपका। एग्जाम्पल नंबर 3 विच इज़ लार्जर 1.01 अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3 पूछ रहा है कि 1.01 1 2 3 4 5 6 बहुत सारी पावर लगा दी 3 4 5 6। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि कौन सा ज़्यादा बड़ा है, एक ये टर्म दी है उसने और एक दिया है 10,000। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा भाई कौन सा ज़्यादा बड़ा है, तो सबसे पहले इसको पूरा एक्सपेंड करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे इसकी, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + 0.1 0.01 आएगा, या 0.01 की जगह मैं इसको लिख लेता हूँ 1/100 टू द पावर 10 टू द पावर कितना है ये 6, 10 टू द पावर 6 है। ठीक है,
ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ कैसे करेंगे, या इसको 10 लाख ही रहने दो। ठीक है, अब इसका बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हुए हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 टू द पावर, पहला जो टर्म आएगी 1 टू द पावर, 1 की पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू तो सेम रहती है, प्लस अब ये आएगी दूसरी टर्म 10,000 NC1, और 1 की पावर फिर इसमें से एक माइनस हो जाएगी और 1/100 बचेगा। ठीक है, प्लस तीसरी टर्म आएगी 10 लाख C1, ये हो जाएगी 10 लाख C1, 10 लाख C2, और 1 की पावर फिर 10 लाख में से -1 हो जाएगी, लेकिन ये बचेगी 1/100, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे खेल शुरू होता है हमारा। ये टर्म देखो आपकी, ये टर्म कितनी है, 10 लाख C1 कितना हो जाएगा, 10 लाख C1, देखो 10 C1 या NC1 n के बराबर होता है, NC1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल, इसको मैं लिख सकता हूँ n इंटू n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल, तो किसके बराबर आ गया, n के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये कितना है, 10 लैक्स, तो 1 प्लस 10 लैक्स, ठीक है, और प्लस कुछ पॉजिटिव टर्म्स और जुड़ेंगी इसमें आगे जाके, सारा एक्सपेंड नहीं किया हमने। तो ये जो 10 लैक्स है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 10,000, 10,000 से बड़ा ही होगा ये, है ना। इसका मतलब है कि 1.01 टू द पावर इतनी जो है वो ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन है 10,000 से। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम हमने इसको बहुत आसानी से कर लिया। अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ, और ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, और इवन हायर स्टडीज़ में भी पूछा जाता है। एक बुक आती है नंबर थ्योरी, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम्पल नंबर 4 है, उसमें पूछ रहा है कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6 टू द पावर n minus 5n is always leaves remainder 1 when divided by 25। तो ये कह रहा है कि भाई अगर हम इसको 25 से डिवाइड कर देते हैं, इसको 25 से डिवाइड करने के बाद में यहाँ पे कुछ वैल्यू आती है और प्लस में एक रिमाइंडर भी रह जाता है, ये कहने का मतलब है इसका। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 प्लस a टू द पावर n, ये क्या पढ़ा था हमने, 1 प्लस n a टू द पावर n प्लस nc1 nc2 a स्क्वायर nc3 a क्यूब, ठीक है, nc0 1 2 3 nc4 a4, ठीक है, और लास्ट में पढ़ा था हमने a टू द पावर n, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 1 प्लस 5 टू द पावर n, 6 टू द पावर n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस 5 टू द पावर n लिख दिया हमने। ठीक है, सो 1 प्लस 5 टू द पावर n को इस फॉर्मूले में डाल दो, 1 प्लस nc1 a की जगह पे 5 लिखा, प्लस nc2 a की जगह पे हमने a की जगह पे 5 लिखना है बस, 5 का स्क्वायर प्लस nc3 5 टू द पावर 3, और ये लास्ट में हो जाएगा 5 टू द पावर n। ठीक है, ओके, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस nc1 5, ये हो जाएगा 5n, nc1 की वैल्यू n होती है, प्लस nc2 5 स्क्वायर, nc3 5 क्यूब, और ये आ जाएगा 5 टू द पावर n। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करता हूँ, 1 प्लस 5n प्लस, अब देखो 5 स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले लूँगा लास्ट तक, तो क्या बचेगा, nc2 nc3 5 nc4
5 स्क्वायर और यहाँ बचेगा 5 टू द पावर n माइनस 2। ठीक है, ओके। अब ये किसके बराबर चल रहा था? 6 टू द पावर n के बराबर चल रहा था। अब 6 टू द पावर n माइनस 5 कर दो, माइनस 5n कर दो, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 6 टू द पावर n माइनस 5n इज इक्वल टू 1 प्लस 5 स्क्वायर nc2 प्लस nc3 5 nc4 5 स्क्वायर और यहाँ बचेगा 5 टू द पावर n माइनस 2। ठीक है, तो अब ये देखो कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन को 25 से डिवाइड कर दूं, 6 टू द पावर n माइनस 6 टू द पावर n माइनस 5n, अगर मैं दोनों तरफ से इस एक्सप्रेशन को 25 से डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे देखो 1 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, अगर इसको मैं 25 से डिवाइड कर दूं, 6 टू द पावर n माइनस 5n किसके बराबर है? इसके बराबर है। ये 5 स्क्वायर कितना है? 25 है। तो अगर मैं इसको 25 से डिवाइड करता हूँ तो 25 से डिवाइड करने के बाद देखो ये तो डिवाइड हो जाएगा 25 से, तो लेकिन क्या बचेगा? 1 यहाँ पे एज ए रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6 टू द पावर n माइनस 5n इज इक्वल टू 1 प्लस 25 इंटू के। ठीक है, इस सारी टर्म को मैंने क्या लिख दिया? के लिख दिया। ओके, तो अब क्या लिख सकता हूं मैं? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई 6 टू द पावर n माइनस 5n जब 25 से डिवाइड होगा तो वहाँ पे क्या बचेगा? एक रिमाइंडर बचेगा। देखो ऐसा ही लिखा है ना, 6 टू द पावर n माइनस 5n जब हम 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी और प्लस में यहाँ पे 1 बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिखाना है हमें कि 6 टू द पावर n माइनस 5n जब हम 25 से उसको डिवाइड करते हैं तो 25 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर जो बचेगा वो 1 बचेगा। ओके, तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी। तो विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम इसको प्रूव किया जा चुका है। अब करोगे आप एक्सरसाइज नंबर 8.1। 8.1 इसी पे बेस्ड है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। जिस तरह से आपने ये एग्जांपल्स देखे हैं उसी तरह से पूरी की पूरी एक्सरसाइज बहुत इजीली हो जाएगी। ठीक है, अब हम करने वाले हैं इसको थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर इसकी पावर n है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? नंबर ऑफ टर्म्स जो होती हैं वो होती हैं n+1। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होती है। तो अगर n इवन है, इफ़ n इज इवन देन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? उसमें ओड होंगी। भाई इवन में एक ऐड कर दोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी? ओड हो जाएंगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी उसमें n+1। ठीक है, अगर वो इवन है तो अभी एक चीज़ और ध्यान दो, अगर मान लो किसी की पावर 2 है तो 2 पावर है उसका मतलब उसमें 3 टर्म होंगी। एक्सप्रेशन अगर उसका करेंगे, किसी के पास 3 है तो उसमें कितनी होंगी? 1 2 3 4 टर्म्स होंगी। तो हम यहाँ बात करना चाह रहे हैं मिडिल टर्म्स की कि भाई मिडिल टर्म कौन सी होगी। तो इसमें देखो मिडिल टर्म ये हो जाएगी, इसमें मिडिल टर्म 2 होंगी आपके पास। ठीक है, तो इसमें मिडिल टर्म कैसे आएगी? जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स ओड हैं, इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर ओड, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ओड हैं तो कैसे उसका अगर ये देखो ये 2 है अगर, तो इसका जो मिडिल टर्म आएगी वो कैसे आएगी कि हमने क्या किया है, इसको 2 यहाँ पे पावर था तो इसमें क्या किया मैंने 2 + 2/2 कर दो। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ, जैसे ये मान लो पावर 2 था तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई यहाँ पे 3 हो गई। सो 3 + 1/2 कर देंगे तो ये आपको मिडिल टर्म मिल जाएगी। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 3 था
तो मैंने क्या किया, यहाँ पे दो टर्म होंगी, एक होगी 3 + 1/2, एक होगी 3 + 1/2 + 1 होगी, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स ओड हैं, ठीक है, या मैं कह सकता हूँ कि इफ़ n इज़ इवन, अगर n इवन है, यहाँ पे जो पावर है अगर वो इवन है, तो उसमें क्या करेंगे फिर होगा उसका मिडिल टर्म 2 होंगी उसमें, मिडिल टर्म्स। ओके, अगर n जो है इवन है, n इवन है मतलब उसमें नंबर ऑफ टर्म्स ओड हो जाएंगी, तो नंबर ऑफ टर्म्स ओड हो जाएंगी तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगी, n + 1 + 1/2 हो जाएगी, ठीक है। n + 1 + 1/2, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि n/2 + 1th, n/2 + 1th टर्म जो होगी वो आपकी मिडिल टर्म होगी, ठीक है। 1 + 1 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा। और अगर ये n की वैल्यू अगर इवन ओड है, इफ़ n इज ओड, देन मिडिल टर्म क्या होगी, मिडिल टर्म क्या होगी उसकी, तो n + 1/2, एक तो टर्म ये हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी n + 1/2 + 1, तो दो टर्म उसकी मिडिल टर्म होंगी, ठीक है। समझ में आई बात? ज़्यादा इसमें रटना कन्फ्यूजन नहीं है, सिर्फ आपको सिंपल याद रखना है कि भाई नंबर ऑफ टर्म ओड है तो ओड + 1/2 मिडिल टर्म हो जाएगी। नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो इवन में क्या होगा, इवन में 2 मिडिल टर्म होंगी, तो 2 मिडिल टर्म होंगी तो एक उस नंबर से डिवाइड बाई 2 कर दो और उससे अगली टर्म निकाल लो, ठीक है। सिंपल है, क्वेश्चन देखोगे तो समझ में आ जाएगी आपको। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, ओके। एग्जाम्पल से बहुत क्लियरली ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। और जहाँ तक बात है, एक जनरल टर्म की भी बात कर लेते हैं। ये तो बात हुई मिडिल टर्म की, अब एक जनरल टर्म मतलब जैसे हमने वहाँ पे समेशन का एक शॉर्टकट निकाला था, तो उसी तरह से यहाँ पे भी एक जनरल टर्म मतलब n और r में कुछ एक ऐसा रिलेशन हो कि जैसे मान लो आपको फाइंड करना है TR + 1th टर्म, TR + 1th टर्म कौन सी होगी। तो यहाँ पे आप एक पैटर्न देख रहे हो। पहला पैटर्न क्या है कि nth टर्म में जो फर्स्ट टर्म है उसमें a की पावर कितनी है, n है, ठीक है। और सेकंड टर्म में a की पावर कितनी है, जितने नंबर ऑफ टर्म्स आपकी बात करोगे उसमें क्या है कि एक एक पावर उसकी घटती चली जा रही है, ठीक है। और पहली टर्म में NC 0 है, दूसरी टर्म में NC 1 है, तो यहाँ पे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपके पास कि NC 0 है पहली टर्म में, दूसरी में 1 है, तो एक एक जो ये नीचे वैल्यू है एक वैल्यू कम है इसमें, तो R हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कौन सी टर्म ले रहा हूँ, R + 1th टर्म ले रहा हूँ, ठीक है। R + 1th टर्म ले रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगी जनरल वैल्यू NCR और a⁻n - r और b⁻r, ठीक है। ये इसको बोलते हैं इसकी जनरल टर्म, इसको क्या कहते हैं, जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब मैं थोड़ा इसको व्यवहारिक तरीके से बताता हूँ, आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। ये समझ में तो बिल्कुल नहीं आया होगा, बट इसका मतलब क्या है वो समझ लो। अगर r की वैल्यू मैं 0 रख दूँ, r की वैल्यू अगर 0 रख दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, क्योंकि r की वैल्यू 0 में तो T1 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म r की वैल्यू 0 रखो तो ये टर्म क्या बनेगी, NC 0 a⁻n और b⁻0 यानी कि 1। तो पहली टर्म आ गई। दूसरी टर्म लिखो T2, r की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे r की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूँ तो टर्म कितनी हो जाएगी, 1 + 1 T2 हो जाएगी। सेकेंड टर्म
तो ये हो जाएगा एन सी, आर की वैल्यू 1 रखी मैंने, ए टू द पावर n-1 रखा और बी की पावर r है, बी की वैल्यू बी के ऊपर 1 पावर आ जाएगी। आर की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूँ तो ये हो जाएगी टी थर्ड टर्म आ जाएगी इसकी। तो थर्ड टर्म में क्या होगा, एन सी आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है, तो एन सी 2 ए टू द पावर n-2 और बी का स्क्वायर हो जाएगा। आर की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूँ तो आपको क्या आ जाएगा, T4 आ जाएगा। तो T4 क्या हो जाएगा, NC3 ए टू द पावर n-3 और बी की क्यूब। समझ में आई बात, जनरल टर्म का मतलब क्या होता है। कई बार बच्चों को यही चीज़ समझ में नहीं आ पाती कि आखिर ये TR+1 इज इक्वल टू NCR ए टू द पावर n-r बी टू द पावर r, ये लिख दिया हमने, जनरल टर्म लिख दिया, इसका मतलब क्या होता है। तो मतलब उसका ये होता है, ठीक है, ओके। अब इन सब का यूज़ करते हुए हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बहुत आसानी से, बहुत इजीली, ठीक है, ओके। तो पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5, क्योंकि 4 एग्जाम्पल पहले ही हो चुके हैं एक्सरसाइज 1 में। तो इफ़ फाइंड ए इफ़ द 17th एंड 18th टर्म ऑफ एक्सप्रेशंस आर इक्वल। देखो 2 + a टू द पावर 50 इसने दिया है एक्सप्रेशन, और ये कह रहा है कि उसका जो T17 है और T18 है दोनों टर्म इक्वल है, ओके। तो सबसे पहले तो आपको T17 निकालना पड़ेगा और T18 निकालना पड़ेगा, ठीक है। हमने क्या फॉर्मूला लिखा था अभी T के लिए, TR+1 हमने लिखा था NCR ए टू द पावर n-r ए टू द पावर n-r बी टू द पावर r, ये हमने लिखा था जनरल टर्म। तो T17 में क्या होगा, T17 में जो r की वैल्यू होगी वो 16 होगी, है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ T16+1 इज इक्वल टू T17। तो वैल्यू रखो, NCR n कितना है, n है आपका 50C, r की वैल्यू है यहाँ पे 16, 50C 16, a क्या है यहाँ पे 2 है, सो 2 की पावर n-r यानी कि 50 - 16, और b क्या है, a है, a टू द पावर r की पावर r कितना है 16 है। तो ये आ गई आपकी T17। अब फाइंड करो T18, तो T18 होगा T17+1 यानी कि T18, तो ये आ जाएगा 50C17 2 टू द पावर 50 - 17 a टू द पावर 17, ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है कि गिवन है कि T17 इज इक्वल टू T18, तो हमने क्या रखा, इन दोनों को बराबर रख दिया। तो यहाँ पे आएगा 50C16 2 टू द पावर, ये माइनस कर दो, कितना बचेगा 34 बचेगा, 2 टू द पावर 34 a टू द पावर 16 इज इक्वल टू 50C17 2 टू द पावर, ये बचेगा आपका 33 a टू द पावर 17, ठीक है। अब क्या करो, a को खाली उधर रखो, बाकी सब इधर ले आओ। तो ये 50C16 को पहले सोल्व कर लो, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 50 अपॉन फैक्टोरियल 16, और 50 - 16 हो जाएगा आपका 34, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 34, 2 टू द पावर 34 अपॉन, ये ले आओ 50 फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल और 33 फैक्टोरियल, 2 की पावर बचेगा 33 इज इक्वल टू a टू द पावर 17 और अपॉन a टू द पावर 16, ठीक है। इसको कट कर लो, जो कट जाता हो 15 से 15 कट हो गया, ओके। अब इसको आगे सोल्व कर लो, यहाँ पे देखो 16 और 34 ये नीचे रह जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 17 फैक्टोरियल और 33 फैक्टोरियल ऊपर आ गया, नीचे बचा 16 फैक्टोरियल और 34 फैक्टोरियल, ये बचेगा 2 टू द पावर 34 33, ये 2 बच जाएगा, यहाँ पे एक पावर रह जाएगी बस, इज इक्वल टू यहाँ पे a रह जाएगा खाली, ठीक है, 17 - 16 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लोगे, फिर फैक्टोरियल को तोड़ लो, 17 हो जाएगा 16 फैक्टोरियल
और ये हो जाएगा 33 फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे आ जाएगा 16 फैक्टोरियल, 34 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 34 इंटू 33 फैक्टोरियल इंटू 2 इज इक्वल टू ए। देखो फैक्टोरियल में अगर कोई भी डाउट है तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर जाके देखो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। 33 से 33, 2 से कटेगा 34 तो 17 आएगा, 17 से 17 कटेगा 1 आएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई? ए की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। बहुत सिंपल है। ओके, अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कह रहा है वो? इजी है ना, समझ में आ गया होगा आई थिंक, बहुत आसान सा है। ओके, इसको लिखा रहने देते हैं, बीच बीच में यूज़ होगा। शो दैट द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n इज x प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 2n का हमें एक्सपेंशन करना है, और उसमें हमें बताना है कि उसका मिडिल टर्म जो है वो कुछ दिया है उसने, वो मिडिल टर्म है उसका। ये मिडिल टर्म हमें प्रूव करना है 135 2n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n। ये हमें प्रूव करना है कि इसका मिडिल टर्म जो है ये है, ठीक है। अब देखो इसका 2n है पावर, 2n का मतलब क्या है? 2n का मतलब है कि हमेशा ये जो है इवन होगा। तो मैंने क्या बताया था आपको कि अगर पावर इवन है तो उसका जो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी? ओड हो जाएंगी, ठीक है, ओड हो जाएगी। तो उसमें जो मिडिल टर्म होगी, मिडिल टर्म क्या बताई थी मैंने आपको? मिडिल टर्म बताई थी मैंने n/2 प्लस 1th टर्म जो है इसकी वो मिडिल टर्म होगी। ओके, तो अब यहाँ n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू यहाँ पे 2n है, तो हियर मिडिल टर्म क्या हो जाएगी? n की वैल्यू 2n रख दो, 2n/2 प्लस 1, इसका मतलब उसकी मिडिल टर्म हो जाएगी n प्लस 1th टर्म। समझ आई बात? तो इसकी जो मिडिल टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी n प्लस 1th टर्म। तो इसके लिए tn प्लस 1 क्या हो जाएगा? सिर्फ वो फाइंड करना है आपको, बहुत सिंपल है। tn प्लस 1 की वैल्यू फाइंड कर लो। तो tn प्लस 1 कितना होगा? यहाँ पे वैल्यू रख दो। तो पहला आएगा 1 प्लस 2n c1 और x आ जाएगा प्लस 2n c2 x स्क्वायर आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2n c3 x क्यूब आ जाएगा, लास्ट में कहीं जाके x टू द पावर n बचेगा, ठीक है। तो सॉरी ये तो मैंने इसका एक्सप्रेशन लिख दिया। हमें क्या लिखना था? सिर्फ इसकी nth पावर nth टर्म लिखनी थी, ठीक है, tn प्लस 1 लिखनी थी उस फॉर्मूले से। तो इसका tn प्लस 1 क्या होगा? NCR, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 2n है, यहाँ पे 2n है, और ये क्या है? ये n है, ठीक है। r की वैल्यू क्या है? यहाँ पे n है, इस फॉर्मूले के हिसाब से r की वैल्यू यहाँ पे n है, और जो पावर है उसकी वो 2n है, तो इसलिए मैंने लिखा उसको 2n cn। यहाँ पे रखना है इस फॉर्मूले में a की पावर n माइनस r। a कितना है? यहाँ पे 1 है, तो 1 की तो कोई भी पावर लिखो, आंसर उसका वही आना है। b टू द पावर r, b टू द पावर r क्या है? मतलब x टू द पावर 2n, सॉरी x टू द पावर n। तो b की जगह पे लिखेंगे हम x टू द पावर n, ठीक है। ओके, तो हमें ये प्रूव करना है इसमें। तो अब इसको एक्सपेंशन को थोड़ा और लिख लेंगे। ये आगे भी लिखा है भाई, कहाँ गया? ओके, 135 2n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n x टू द पावर n, और भी है इसमें 2n x टू द पावर n। ये है एक्सपेंशन हमें, ये इसके मिडिल टर्म है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो ये आ गया यहाँ पे मिडिल टर्म क्या आ गई? 2n cn x टू द पावर n। 2n cn को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और 2n माइनस n फैक्टोरियल, दैट इज ये भी n फैक्टोरियल आ जाएगा और x टू द पावर n आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है? बस पूरा का पूरा खेल इसको इसमें, इस टर्म को इसमें कन्वर्ट करने का है। ओके, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे वो थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है, ठीक है। तो मैं इस फैक्टोरियल को क्या करता हूँ? इस फैक्टोरियल को मैं
एक्सपेंड कर देता हूँ पूरा, तो ये फैक्टोरियल क्या हो जाएगा भाई, पहली टर्म ऐसी की ऐसी लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 हो जाएगा, फिर 2n माइनस 2 लिख दो, 2n माइनस 3 लिख दो, 2n माइनस 4 लिख दो, और लास्ट में कहीं जाके 1 2 3 ये जब बन जाता है जाके, तो इसका मतलब है किसी भी फैक्टोरियल को इस तरह से हम एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। अपॉन यहाँ पे क्या बचेगा, फैक्टोरियल n बचेगा और फैक्टोरियल n बचेगा, और एक बचेगा x टू द पावर n। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो सिमिलर सी नज़र आ रही है मुझे। कौन सी टर्म सिमिलर नज़र आ रही है, देखो इस 2n में 2n माइनस 2, 2n माइनस 4 और लास्ट में जाके 4 है और 2 है। तो अल्टरनेट टर्म में उठा के थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ। तो अल्टरनेट टर्म अगर मैं उठाता हूँ तो उससे क्या मिलता है मुझे, देखो थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं इसको, ठीक है। सो मैं इसको लिख लेता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। और 1 2 3 4 के बाद में ये आ जाती है, यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ 2n माइनस 2, 2n माइनस 1 और 2n अपॉन फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n x टू द पावर n, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको जस्ट पलट के मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेपरेट कर लेता हूँ। सेपरेट किस में करता हूँ कि ओड टर्म एक साथ लिख लेता हूँ और इवन टर्म एक साथ लिख लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ 135 वाली टर्म बनेगी, और लास्ट में जाके यहाँ क्या बचेगा, 2n माइनस 1 बचेगा इस टर्म में, ठीक है। 2n माइनस 1 बचेगा, और एक तो ये मैंने ले लिया ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट मैंने क्या करा 2 4 6 8 ये सब ले लिया, 2 4 6, और यहाँ बचेगा 2n माइनस 2, 2n माइनस 2 बचेगा, और लास्ट की जो टर्म आएगी वो आएगी 2n, ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n x टू द पावर n। यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, 2 कॉमन आ रहा है। 2 कितनी बार कॉमन है, 2 है n टाइम्स कॉमन, ठीक है, क्योंकि लास्ट में क्या है 2n है, तो यहाँ पे n टाइम्स जो है 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 टू द पावर n बन जाएगा, ठीक है, 2 टू द पावर n बन जाएगा वो। देखो ये भी इसने गलत लिख दिया यहाँ पे, ये जो है हमारा 2 टू द पावर n है, बुक में भी आपकी गलत लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये होगा 2 टू द पावर n। अब इसको थोड़ा और अरेंज करके लिख लेते हैं, तो ये बनेगा आपका 135 2n माइनस 1, ठीक है। एक तो ये हो गया, यहाँ पे 2 की पावर n कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा आपका फिर 1 2 3, और यहाँ बचेगा n माइनस 1, और यहाँ बचेगा n, यहाँ आ जाएगा 2 की पावर n x की पावर n। तो ये क्या है भाई, ये है आपका फैक्टोरियल n, है ना, और इसके नीचे क्या लिखा है n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। एक फैक्टोरियल से ये कट जाएगा पूरा, क्योंकि ये है फैक्टोरियल n, तो क्या बचेगा आपका, यही बचेगा 135 2n माइनस 1 2 टू द पावर n x टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, ठीक है। तो एक्सप्रेशन आपका आ गया, ये था एग्जाम्पल नंबर 6, ओके, सिंपल है, ओके। उसके बाद अब ले लेते हैं हम एग्जाम्पल नेक्स्ट। इसमें थोड़ा कैलकुलेशंस रहती हैं ज़्यादा, ठीक है, बट ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एकेडमिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़ेंगे। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 y टू द पावर 3 इन द एक्सप्रेशन ऑफ। एग्जाम्पल नंबर 7, x प्लस 2y टू द पावर 9 है, और हमें फाइंड करना है कि x टू द पावर 6 और y क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो टर्म है ये कौन से वाले में आएगी। देखो x पहली जो टर्म है, पहली टर्म में a की पावर कितनी है, ये अगर a है, यहाँ पे x अगर a है और a की जगह पे x रखा है और b की जगह पे 2y रखा है, ठीक है। अब a की पावर कितनी आनी है, 6 आनी है। a की पावर 6 कहाँ पे आएगी, कौन सी टर्म होगी वो, देखो यहाँ पे a की पावर 9 है, 9 हो जाएगी, 7 हो जाए, 8 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसका मतलब फोर्थ टर्म होगी
जिसमें ये 6 पावर आएगी। सो हमें फाइंड करना है T4। T4 का मतलब क्या होगा, T3 प्लस 1। तो यहाँ पे R की जगह पे क्या आ गया, 3 आ गया। N की जगह पे क्या है, 9 है। ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या होगा, इसका कोफिशिएंट होता है ये NCR, समझ गए। तो ये कितना होगा, सो हम लिख देंगे सिंपली कोफिशिएंट ऑफ x to the power 6 y to the power 3 will be in 4th टर्म। ठीक है, 4th टर्म में होगा। सो कोफिशिएंट ऑफ 4th टर्म विल बी 4C3। ठीक है, 4th टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा, सॉरी 4 नहीं, n की वैल्यू तो यहाँ पे 9 है ना। सो 4th टर्म का जो कोफिशिएंट आएगा वो कितना आएगा, 9C3 आएगा। और ये 2 भी रहेगा साथ में, 2 की पावर y की जगह पे यहाँ पे 2y भी रहेगा, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो 9C3 को कैलकुलेट कर लो, 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 और 2 की पावर 3 कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद आंसर आ जाएगा 672। बहुत सिंपल है, ओके, इजीली कर सकते हो, गुड। अभी पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज योर एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या है, द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स इन ए बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन है x प्लस a टू द पावर n और इसमें उसने दिया है कि t थर्ड मतलब T2 प्लस 1, T2 प्लस 1 दिया है 240 और सेकेंड टर्म है वो T2 240 दिया है, T3 720 दिया है और T4 दिया है उसने 1080। पूछ रहा है कि x, a और n की वैल्यू क्या है, x, a और n की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, सो T1 प्लस 1 क्या होगा, T1 प्लस 1 होगा आपका NC1 और a कितना है यहाँ पे x है, तो x टू द पावर n माइनस 1 और a टू द पावर r मतलब 1। तो ये आ जाएगी आपकी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, दैट इज़ 240। तो यहाँ से कुछ इक्वेशन बनेगी। NC1 क्या होता है, NC1 होता है n। ठीक है, तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी n x टू द पावर n माइनस 1 a इज इक्वल टू 240। इक्वेशन नंबर आ गई 1। ठीक है, अब इससे इक्वेशन बनाओ T3 का मतलब है T2 प्लस 1। तो T2 प्लस 1 क्या हो जाएगी, NC2 x टू द पावर n माइनस 2 a स्क्वायर। तो ये आ जाएगी आपकी, कितनी दी है उसने, 720 दी है। इसकी जगह पे लिख दो NC2 क्या होता है भाई, n इंटू n माइनस 1/2। देख लो यहाँ पे NC2 क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको लिख सकता हूँ ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2 n माइनस 2, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो NC2 हो जाएगा n माइनस 1/2। तो यहाँ पे NC2 की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, n इंटू n माइनस 1/2 x टू द पावर n माइनस 2 इंटू a स्क्वायर इज इक्वल टू 720। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। ये 2 को उधर ही मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 2 a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1440। इक्वेशन नंबर 2। अब ये T4 से एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो T4 इज इक्वल टू T3 प्लस 1। T3 प्लस 1 में क्या हो जाएगा, NC3 x टू द पावर n माइनस 3 a क्यूब इज इक्वल टू दिया है उसने 1080
80। तो इससे क्या इक्वेशन बनेगी, NC3 से इक्वेशन बन जाएगी आपकी n इंटू n माइनस वन n इंटू n माइनस वन n माइनस टू बाई फैक्टोरियल 3, ठीक है। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू हो जाएगी 6, तो 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 इंटू 1080, और इसके साथ में क्या आ जाएगा भाई, x टू द पावर n माइनस 3, x टू द पावर n माइनस 3 और a क्यूब इज इक्वल टू इतना। इक्वेशन नंबर आ गई है 3। तो यहाँ से 3 इक्वेशन है आपके पास, उन 3 इक्वेशंस का यूज़ करते हुए हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। तो अभी देखो कुछ डिवाइड होगा, कुछ सब्सट्रैक्ट होगा, डिवाइड सब्सट्रैक्शन से आप यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ फाइंड कर लोगे। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 को और 1 को डिवाइड कर लेते हैं, 2 को और 1 को डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, देखो एक तो n, यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा, दूसरा x और a, तो इक्वेशन थोड़ी सिंपल सी हो जाएगी। तो 2/1 करेंगे हम, ठीक है, 2/1। तो 2/1 करेंगे तो उसमें क्या है, n इंटू n माइनस वन इंटू n इंटू n माइनस वन x टू द पावर n माइनस टू a स्क्वायर इज इक्वल टू 1440 है, अपॉन इसमें क्या है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन इंटू a, और ये है आपका 1440 अपॉन 240, ठीक है। 0 से 0 1 कैंसिल कर दो, n से n कैंसिल हो जाएगा, x की पावर n माइनस वन है और x की पावर n माइनस टू है, तो नीचे एक पावर बच जाएगी x की, ठीक है। a से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, a बचेगा, तो ये जो आ जाएगा आपका n माइनस वन को उधर ले जाओ, तो कट पिट के जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी a अपॉन एक्स इज इक्वल टू a अपॉन एक्स नीचे आ जाएगा 6 अपॉन n माइनस वन। ये इक्वेशन नंबर आ गई आपकी 4, ठीक है। अब 3 को 2 से डिवाइड करोगे, 3 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो एक इक्वेशन और बनेगी, और वो बनेगी आपकी a अपॉन एक्स इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 इंटू n माइनस टू। ये बनेगी आपकी 5th इक्वेशन। वो कैसे बनेगी, जब 3 को जब 2 से डिवाइड करोगे। अब देखो दोनों बराबर हैं, a अपॉन एक्स है, ये भी a अपॉन एक्स है, तो इसको बराबर रख देंगे। बराबर रखने पे क्या होगा कि 6 अपॉन n माइनस वन इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 इंटू n माइनस टू। तो यहाँ से सोल्व कर लोगे इसको इजीली, n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। n की वैल्यू आप रख दो इक्वेशन नंबर 4 और 5 में। 4 और 5 में अगर n की वैल्यू रख दोगे तो a और x की इक्वेशन बनेगी 2, उन इक्वेशन से आप a और x की वैल्यू फाइंड कर लोगे, ठीक है। a और x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 और a की वैल्यू आ जाएगी 3। सिंपल है, ओके। अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 भी सिमिलर ऐसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है लगभग, ठीक है। सिंपल है, थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है इन क्वेश्चंस में, ओके। बट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नज़रिए से और एकेडमिक्स से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, देखो एग्जाम्पल नंबर 9 में उसने जो एक्सपेंशन किसका करना है, हमें 1 + a टू द पावर n का एक्सपेंशन करना है, तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स लेनी है। 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स कौन कौन सी लेनी है, देखो मैं 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लेता हूँ। एक r माइनस वनथ टर्म, एक rth टर्म और एक r प्लस वनथ टर्म ले लेता हूँ। तो इनका जो रेशो उसने दिया है tr माइनस वन इज टू tr इज टू tr प्लस वन, वो दिया है उसने 1742 का, 1742 का, ठीक है। तो सिंपल कंसेप्ट है यहाँ पे भी, tr माइनस वन और tr प्लस वन तीनों टर्म को लिख लो। tr माइनस वन क्या होगी, सॉरी उसका कोफिशिएंट्स खाली उसने दिया है। कोफिशिएंट का मतलब ये वाला कोफिशिएंट का जो रेशो है ना, r माइनस वनथ टर्म, rth टर्म और r प्लस वनथ टर्म का जो कोफिशिएंट का रेशो है, कोफिशिएंट का रेशो उसने ये दिया है, ठीक है। तो अब
टी आर माइनस वंथ टर्म क्या होगी? टी आर माइनस वंथ टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ टी आर देखो इसको लिखना है हमें टी आर प्लस वन की टर्म में, इस तरह से लिखना है टी आर माइनस वन को। तो मैं इसको लिख देता हूँ टी आर और प्लस वन कैसे हो जाएगा? टी आर माइनस टू प्लस वन, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। टी आर माइनस वन को कैसे लिख सकता हूँ मैं? टी आर माइनस टू प्लस वन, और टी आर को लिखना है अगर मुझे तो आर माइनस वन प्लस वन की टर्म में लिखूँगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस वन की टर्म में लिखेंगे इसको, और इस टू टी आर प्लस वन तो टी आर प्लस वन हो ही जाएगा। तो ये रेशो दिया है 1742 का। अब इसका कोफिशिएंट का रेशो निकाल लेंगे। तो कोफिशिएंट का रेशो क्या दिया है उसने? कोफिशिएंट्स रेशो, देखो ये कोफिशिएंट रेशो है, ये टर्म्स का रेशो नहीं है, ठीक है, ओनली कोफिशिएंट रेशो, कोफिशिएंट का रेशो है। तो इस टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? वहाँ से देखो, तो इस टर्म का कोफिशिएंट होगा एन सी आर माइनस टू, एन सी आर माइनस टू इस टू, इस टर्म का कोफिशिएंट होगा एन सी आर माइनस वन, इसका होगा एन सी आर, तो उसको दिया है उसने 1742, ठीक है, 1742। तो अब इसमें क्या करना है हमें? दो इक्वेशन बनेंगी। दो इक्वेशन कैसे बनेंगी? एक बार तो पहली टर्म को दूसरी से डिवाइड कर लो। तो पहली टर्म को दूसरी से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? मतलब एक बार ये वाला रेशो ले लो, एक बार ये वाला रेशो ले लो, आपकी दो इक्वेशन बन जाएगी। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, एन और आर में दो इक्वेशन हो जाएंगी आपकी। तो पहली बार ये वाला रेशो लिया हमने, एन सी आर माइनस टू डिवाइडेड बाई एन सी आर माइनस वन, एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू 1:7, 1/7, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस टू फैक्टोरियल और एन माइनस आर प्लस टू फैक्टोरियल हो जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल और आर माइनस वन फैक्टोरियल और एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल यहीं लिख दिया मैंने, एन फैक्टोरियल। तो ये यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/7। एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, ये ऊपर लिख लो पहले, आर माइनस वन फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ? आर माइनस वन आर माइनस टू फैक्टोरियल, और इसको कैसे लिखा जाएगा? ये हो जाएगा एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस टू तो मैंने फैक्टोरियल में ही रहने दिया, और एन माइनस आर प्लस टू, और इसको मैंने लिख दिया एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, ये 1/7 आ गया, आर माइनस टू से आर माइनस टू कैंसिल हो गया, तो क्या आया? आर माइनस वन अपॉन एन माइनस आर प्लस टू इज इक्वल टू 1/7। तो इसको जब सोल्व करेंगे हम, सोल्व करने के बाद बनेगी इक्वेशन हमारी एन माइनस 8r प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरे इसको अगर इस रेशो को कंपेयर करेंगे तो वहाँ से इक्वेशन बनेगी n माइनस 7r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये लीनियर इक्वेशन बन गई टू वेरिएबल की। इजीली आप सोल्व करके n और r की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 55, ठीक है। खाली n की वैल्यू फाइंड करनी है उसमें, ओके। चलो, तो आपका ये चैप्टर जो है 8.2 ख़त्म होता है। इसमें कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी इन्होंने दिए हुए हैं, तो मिसलेनियस क्वेश्चन भी आपको कर लेने हैं। इस चैप्टर में अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मैथ किंग मेकर को, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि विद बेल आइकन, जिससे आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिलते रहें, आपकी पढ़ाई जो है बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। किसी भी तरह के अगर आपको लेक्चर में कुछ
चीज़ें अगर पूछनी है, कुछ डाउट्स हैं आपके, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। कुछ सजेशंस आपके हैं तो सजेशन भी दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।